गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विक्रम सिंह आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की NCERT के लेसन 4 स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक के लेसन 4 भारत के विदेश संबंध में सेशन सेकंड है ये, जिसमें हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से भारत के और चाइना के संबंध किस प्रकार से रहे हैं, इनके बीच मुख्य विवाद की बातें क्या रही, क्या क्या समझौते हुए, इस बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते थे, वैसे हमारे चीन के साथ शुरुआत में रिश्ते नहीं थे। चीन के साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना रिश्ते थे। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन चीन में जो क्रांति हुई, चीनी क्रांति जिसको हम कहते हैं, वो 1949 में हुई और उसके बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई और उस कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में भारत आगामी देश था। भारत पहला देश हम कह सकते हैं उसमें, कि भारत पहले देश में ऐसा था कि जिसने चीन की इस आज़ादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी। और यहाँ तक भी है कि भारत की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में भी चीन की इस सरकार को मान्यता दिलाने में मदद की थी। तो हम इसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी ज़रूरी होगी कि भारत और चीन का जो मैप है वो बहुत ज़रूरी समझना हमारे पास यहाँ हो जाता है। देखो, भारत और चीन का मैप हमें यहाँ जैसा कि इस वीडियो में हमें दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक चीन हमारे साथ लगता है। बीच में नेपाल और भूटान, दो ऐसी जगहें आती हैं, नेपाल और भूटान, जहाँ पर चीन के साथ हमारी डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करती। तो जब इतनी बड़ी बाउंड्री हमारी टच करती है, और वो भी ऐसी जगहों पर, दुर्गम जगहों पर, जहाँ पर हिमालय की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची है, और ऐसी ऊंची पहाड़ियों में किसी भी देश के लिए बाउंड्री स्थापित करना, सीमा रेखा स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं जो हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री है, जो देखिए भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो आपको ये पीला रंग दिख रहा होगा, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बाद, तो इस बाउंड्री को, इस सीमा रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इसको हम कहते हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में ही स्थापित कर दी गई थी, बना दी गई थी। उसके विपरीत पूर्व पश्चिम की तरफ हम देखते हैं तो हमारा चीन के साथ जो बाउंड्री लगती है वो जम्मू कश्मीर में, ये जो आप ऑरेंज चीज़ देख रहे होंगे, अक्साई चीन लिखा हुआ है जहाँ पे, और डेमचोक लिखा हुआ है जहाँ पे, तो ये जो बाउंड्री है ये हमारी चाइना के साथ डायरेक्ट लगती है। फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा है, फिर उत्तराखंड में कुछ हिस्सा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बाउंड्री हमारी चाइना के, इस बाउंड्री को, अक्साई चीन आजकल चाइना के कब्ज़े में हमारी ज़मीन है, इस बाउंड्री को यहाँ पर हम नाम देते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, LOC और LAC में फ़र्क है। LOC जो है वो जम्मू कश्मीर में भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है वो LAC है, और LOC वो पाकिस्तान के साथ लगती है हमारी। ठीक है, इतनी बात आपको समझने वाली होनी चाहिए। तो ये मैप हमने देख लिया। इसमें एक चीज़ आप, जहाँ ये चाइना बड़े अक्षरों में लिखा हो, उसके बीच में तिब्बत लिखा हुआ है। तो जब चाइना में संघर्ष चालू था, आंतरिक संघर्ष चालू था, क्रांति चालू थी 1949 में, तो तिब्बत उस वक्त एक
सेमी ऑटोनोमस राज्य था। सेमी ऑटोनोमस राज्य का मतलब होता है तिब्बत के लोग अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार खुद चला रहे थे। उस वक्त यह चाइना के अंडर नहीं था। हाँ, कुछ मामले व्यापार है और कुछ अन्य चीज़ें हैं जो चीन के साथ इनकी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी जो तिब्बत के लोग थे वो अपनी सरकार खुद चला रहे थे। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चाइना जो था वो तिब्बत पर अपना दबदबा बनाए हुआ था। तिब्बत के लोग अपनी सरकार खुद चला रहे थे। तिब्बत के और चाइना के जो संस्कृति है उसमें भी बड़ा अंतर है। यहाँ पर हमें ये बात समझना होगी, क्योंकि जब आगे हम इस लेसन को आगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ। सांस्कृतिक डिफरेंस भी है, और तिब्बत के लोग अपनी सरकार खुद चला रहे थे, चाइना के साथ इतने जुड़े हुए नहीं थे। और ये दूसरी बात, भारत के लिए तिब्बत क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत के लिए इसलिए था, अगर तिब्बत बीच में है तो चाइना डायरेक्ट भारत के साथ कांटेक्ट में नहीं था। अब यहाँ पर ये बात क्यों समझने लायक है? चाइना जैसे महत्वाकांक्षी देश से किसी भी देश को बचना चाहिए। चाइना जो है वो ये चाहता है कि मैं अपनी बाउंड्री, अपना दबदबा एशिया में बनाए रखूं, जिसका उसने आज़ाद होते ही एक परिचय भी दिया। वो कैसे कि उसने एकदम से आज़ाद होते ही 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करी, वहाँ के लोगों के साथ सेना का प्रयोग करके प्रताड़ित करने की कोशिश करी। तो इस कारण ये चीज़ें हम आगे डिटेल में और देखेंगे। तो ये आपने मैप इंडिया चाइना का आपने देख लिया। जो तिब्बत बीच में आता है इसको टेक्निकल टर्म्स में बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में एक राज्य है जो उन दोनों के डायरेक्ट बाउंड्री के कॉन्टैक्ट को रोक देता है। जैसे यहाँ पर कुछ हिस्से में नेपाल और भूटान इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा है। अब बात आ जाती है भारत और चीन के बीच आपसी संबंध किस प्रकार शुरू हुए और उनका आगे किस प्रकार से विस्तार हुआ। भारत और चीन के बीच संबंधों में नेहरू जी बहुत सकारात्मक थे। उन्होंने, जैसे हम आज भी सुनते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, यह उनका एक मुख्य नारा था। तो 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो सत्ता प्रमुख थे चाउ एन लाई के बीच पंचशील के सिद्धांतों पर एक समझौता हुआ, जिसको पंचशील के सिद्धांत कहते हैं। दोनों देशों के बीच यह समझौता था 29 अप्रैल 1954 को। अब पंचशील का सिद्धांत क्या कहता है? पंचशील का सिद्धांत कहता है कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, मतलब अंदरूनी अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। हम एक दूसरे की जो आंतरिक मामले हैं उनका और जो सरकार है वहाँ की उसका सम्मान करेंगे। उसके बारे में हम कभी कोई बात या कोई ऐसी बात पूरे विश्व में नहीं फैलाएंगे जिससे एक दूसरे की सरकारों की, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों की विश्व में चर्चा हो। दूसरा इसमें ये बात थी, परस्पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, परस्पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के भीतरी जो मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के देशों में। और इसके बाद परस्पर समानता और लाभ के लिए काम करेंगे। एक दूसरे की समानता, चाहे हम साइज में बड़े हैं, इकोनॉमी में बड़े हैं, छोटे हैं, इन सब बातों को छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे। कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत के किसी कदम से चाइना को नुकसान हो और चाइना के किसी कदम से भारत को नुकसान हो, हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और अगली बात थी सह अस्तित्व, शांतिमय सह अस्तित्व। दोनों के दोनों देशों ने डिसाइड किया कि हम एकदम शांति के साथ रहेंगे, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जिससे दोनों देशों के बीच शांति संबंध खराब हो। तो यहाँ पर तो ये पंचशील के सिद्धांत थे। इसके बाद भारत और चीन के बीच
विवाद के मुख्य कारण क्या रहे? हमारे चीन के साथ देखो इतने अच्छे संबंध हमारे शुरू हुए थे, पंचशील का सिद्धांत। आप अगर इस पंचशील के सिद्धांत की पीछे की जो सोच है उसका देखें तो कितनी अच्छी सोच इसके बीच थी। तो लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच इतने मतभेद क्यों हुए कि हम 1962 में लड़ाई तक पहुंच गए? तो ये 3 मुख्य कारण आपके सामने दिखते हैं। पहला तिब्बत की समस्या, दूसरा सीमा रेखा विवाद और तीसरा मानचित्र से संबंधित समस्या। तो ये 3 ऐसी बातें थी जिसके कारण भारत और चीन के बीच विवाद पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं तिब्बत की समस्या। चीन ने आज़ाद होते ही 1950 में तिब्बत पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और वहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। जो तिब्बत है वो भारत और चीन के बीच शुरू से ही एक ऐतिहासिक रूप से मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था और जो अब समाप्त हो गया था। अब पहले हमारी चीन के साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती थी क्योंकि तिब्बत बीच में था। अब जब तिब्बत पर चीन ने हमला कर दिया और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो अब भारत और चीन की बाउंड्री डायरेक्ट लगने लग गई थी। अब शुरू में भारत ने इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। कारण क्या था कि हमने पंचशील के सिद्धांत में एक बात कही थी कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसलिए भारत ने प्रारंभ में इस बात का विरोध खुलकर नहीं किया। तो उसके बाद जैसे जैसे चीन द्वारा तिब्बत की संस्कृति, वहाँ के लोगों को कुचलने की खबरें बाहर आने लगी और चीन का जो असली चेहरा था कि उसने तिब्बत पर आक्रमण क्यों किया है वो सामने आने लगा। तो भारत ने भी अपना विरोध जताना या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब भारत ने क्यों शुरू कर दी थी? भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। तो तिब्बत और भारत का आपसी संबंध जो था वो बहुत गहरा संबंध था। इसलिए भारत ने इसको जो है इस तिब्बत की संस्कृति और लोगों को बचाने की कोशिश करी। अब दूसरी बात यहाँ आती है 1956 में। अब इस बीच ये सारा कुछ चलता रहता है। 1950 से लेकर 1956 तक चीन तिब्बत में अपना जो ये कार्यक्रम था तिब्बती लोगों को, तिब्बती संस्कृति को तबाह करने का, वो चालू रखता है। और 1956 में चीन के सत्ता प्रमुख भारत के दौरे पर आते हैं और इसी के साथ जो तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, वो भी भारत दौरे पर पहुंचते हैं और दलाई लामा भारत की सरकार को चीन की इन हरकतों के बारे में बताते हैं। और बताते क्यों हैं? क्योंकि दलाई लामा ये चाहते थे कि भारत तिब्बत के बारे में चीन से बात करे, पड़ोसी राज्य होने के नाते। तो इसलिए दलाई लामा ने उस स्थिति को कि तिब्बत में अब किस प्रकार की स्थिति है चीन की सरकार की वजह से, तो दलाई लामा ने भारत की सरकार से बात करी। नेहरू जी ने इस मुद्दे को चीन के सत्ता प्रमुख के साथ डिस्कस किया और नेहरू जी ने उनको कहा कि आप तिब्बत की संस्कृति को इस प्रकार से तबाह नहीं कर सकते। तो उस वक्त चीन के सत्ता प्रमुख ने भी भारत को आश्वासन दिया कि हम तिब्बत को कुछ ज़्यादा स्वायत्ता देंगे अन्य राज्यों से और यहाँ का ख्याल अन्य राज्यों से ज़्यादा रखेंगे। तो इस बारे में दोनों को, दलाई लामा को भी और भारत को भी आश्वासन चीन ने दे दिया था। परंतु 1958 में चीन के इस अतिक्रमण के खिलाफ तिब्बत के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है वहाँ पर चीन की सेना के खिलाफ हथियार लेकर लोग लड़ने लग गए थे और इस विद्रोह का चीन की सेना ने जवाब दिया। वहाँ के लोगों को, वहाँ के सशस्त्र विद्रोहियों को बहुत बुरी तरह से मारा और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो दलाई लामा थे उनको मारने तक की कोशिश की गई, उनको जेल में बंद करने की कोशिश की गई। परंतु 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आ गए और भारत में राजनीतिक शरण उन्होंने मांगी। अब भारत के लिए समस्या की स्थिति पैदा हो गई थी। अगर वो दलाई लामा को राजनीतिक शरण न दें तो बुरी बात थी और दे देते तो बुरी बात थी। अंत में नेहरू जी ने दलाई लामा को शरण दे दी
अब दलाई लामा को शरण दे दी, तो इस बात से चीन खफा हो गया, चीन इस बात से नाराज़ हो गया कि भारत ने पंचशील के सिद्धांत का उल्लंघन किया है दलाई लामा को शरण दे के। क्यों? क्योंकि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। अपने ही देश के अंदर चीन कुछ भी करे उससे भारत को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर चीन की सरकार ने ऑब्जेक्शन किया भारत की सरकार को कि आपको दलाई लामा को शरण नहीं देनी चाहिए थी। इस प्रकार भी दोनों देशों के संबंधों में आपसी टकराव पैदा हो गया। अब बात आ जाती है दूसरा हमारा पॉइंट जो था सीमा रेखा विवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले मैप में बताया इस वीडियो में, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को, जो पूर्व की तरफ की सीमा रेखा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज़ों के समय के दौरान ही इसको डीमार्क किया गया था, इस सीमा रेखा को बनाया गया था। उससे पहले हमारी सीमा रेखा कैसी थी? उससे पहले तो देखो जहाँ जहाँ भी भारत और चीन के बीच सीमा रेखाएं हैं वहीं पर आप देखेंगे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो वहाँ पर सीमा रेखा का उस मतलब अंग्रेज़ों के शासन के दौरान हम किस प्रकार से डिसाइड करते थे कि ये भारत की है या चीन की है या नेपाल की है या तिब्बत की है सीमा रेखा। तो उस वक्त ये होता था कि जिन ऊंची चोटियों पर भारत के सैनिक या भारत के लोग पहुंच सकते थे वहां भारत का था, और जिन ऊंची चोटियों पर चीन के, तिब्बत के या नेपाल के, भूटान के, इनके सैनिक या लोग थे, तो वो चोटियां उन देशों के कब्जे में थी। लेकिन जो बीच का रास्ता था जहां कोई भी ना भारत के सैनिक थे, ना चीन के, ना तिब्बत के थे, तो वो हम खाली छोड़ देते थे, दोनों देश उस पर कभी क्लेम नहीं करते थे। लेकिन मैकमोहन रेखा बनी और उसके बाद चीन की आज़ादी के बाद चीन ने इन सीमा रेखाओं को मानने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जो ये सीमा रेखा है ये तो अंग्रेज़ों के द्वारा तय की गई थी, और अंग्रेज़ों के द्वारा तय की गई सीमा रेखा को आज़ाद चीन, जो अब आज़ाद हो गया था, मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन भारत कहता है कि ये तो मसला उसी वक्त सुलझा लिया गया था। तो मुख्य विवाद जो था वो सीमा रेखा जो पश्चिम में थी, पश्चिम में जम्मू कश्मीर में और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, इस पर था। इसके बाद चीन ने भारतीय भूभाग में पड़ने वाले दो इलाके, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के हिस्से जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, मैंने आपको मैप में भी बताया था, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अक्साई चीन पर और अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, ये कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ के लोगों की आप नस्ल देखें, यहाँ के लोगों का आप संस्कृति देखें, खान पान, पहनावा देखें, तो वो भारत के लोगों के साथ नहीं मिलता। यह चीन के, तिब्बत के लोगों के साथ मिलता है, इसलिए यह तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत का हिस्सा होने के नाते यह अब चीन का हिस्सा है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है 1957 से 1959 के बीच अक्साई चीन के कई इलाकों पर चीन की सेना ने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन एक ऐसा इलाका है पहाड़ों में, बहुत दुर्गम, जहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, कुछ कबीलाई लोग रहते हैं। तो वहाँ पर चीन की सरकार ने, चीन की सेना ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और भारत को इस बात का पता भी नहीं था। और उस इलाके में चीन की सेना ने सड़क भी बना ली। 3-4 साल तक तो भारत को पता भी नहीं चला कि वहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु जब सड़क लगभग पूरी होने लगी तो भारत की सरकार को पता चला कि चीन ने वहाँ पर सड़क बना ली, और भारत की सरकार ने ऑब्जेक्शन किया। तो चीन ने कहा कि हम इस बारे में बात कर लेंगे, वार्ता कर लेंगे, लेकिन सड़क का निर्माण पूरा हो चुका था, और उस सड़क के निर्माण से एक रणनीतिक बढ़त चीन को मिल गई थी सेना के आवाजाही के लिए। यह काम जो था उसने तब किया जब तिब्बत में अपना कब्जा स्थापित करने लग रहा था चीन। तो दोनों देशों के बीच बहुत चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, लेकिन इस
समस्या का हल नहीं हो सका। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर जो सीमा रेखा विवाद की हम बात करते हैं, आप यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पूर्व से शुरू करते हैं। पूर्व का मतलब आपके राइट हैंड से हम शुरू करते हैं। तो जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के ऊपर एक ग्रीन कलर दिख रहा होगा, जिसमें छोटी छोटी बाउंड्री करके दिख रही है आपको, तो ये मैकमोहन लाइन है जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और अरुणाचल प्रदेश का यह हिस्सा है जो चाइना कहता है कि यह हिस्सा चाइना का है। इसके दूसरी तरफ हम पश्चिम की तरफ बात करें तो एक तरफ आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, इस्लामाबाद दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्से हमें दिख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए एक बाउंड्री लाइन आपको यहाँ नेपाल से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसमें जो हिस्से आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, तो और इसमें लिखा हुआ देखो, एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। ये जो एरिया है ये अक्साई चीन का इलाका है, और यह इलाका चीन ने कब्जा किया हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इस मैप को आप अगर 2 मिनट ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किस किस इलाके पर किस प्रकार से चीन ने कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट है मानचित्र से संबंधित समस्या। तो चीन ने 1954 में एक मैप अपने देश में प्रकाशित किया, और जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को, कुछ हिस्से तो वही हिस्से हैं जैसे अक्साई चीन का था, और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्से थे, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के हिस्से थे। उन हिस्सों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि वो हिस्से चीन के हैं, जिन पे और उन पर भारत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस नए मानचित्र को भारत की सरकार ने कहा कि यह आपने गलत किया है, बिना भारत से पूछे आपने ऐसा मानचित्र प्रकाशित कैसे किया। तो चीन की सरकार ने बहाना बनाते हुए कहा कि यह मानचित्र गलती से छप गया, हम इसको ठीक कर लेंगे और इस प्रकार से इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन 1955 में चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा स्थापित कर लिया। देखो मैप तो उन्होंने बना ही लिया था, और वह एक इंडिकेशन था भारत की सरकार के लिए कि अगर हम इस पर कब्जा करेंगे तो आप हमें रोक नहीं सकते। और वही चीन ने किया, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, और सिपकिला दर्रा के द्वारा भारत के कुछ अन्य भूभागों पर भी कब्जा कर लिया और घुसपैठ की, जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में आपसी टकराव पैदा हो गया था। अब ये देखिए यहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि एक कौन से 2 हिस्से हैं जो भारत और चीन के बीच विवादित हैं। एक यहाँ जम्मू कश्मीर में और एक यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों हिस्से भारत और चीन के बीच विवादित हिस्से हैं। तो इसके बाद बात आती है, हम 1962 के युद्ध तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि उपरोक्त कारणों को देखते हुए, जो कारण मैंने आपको बताए उन सब को देखते हुए हम युद्ध की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर नोट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ 1960 कहते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ 1960। इसका मतलब ये था कि भारत की सेना को चीन की सीमा के साथ लगते इलाकों में अपनी चौकियां स्थापित करनी चाहिए, बढ़त हासिल करनी चाहिए, और इस पॉलिसी के तहत अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों इलाकों में अपनी गश्त भी भारतीय सेना को बढ़ा देनी चाहिए। अब इस फॉरवर्ड पॉलिसी को चीन ने भारत की युद्ध की तैयारी के रूप में लिया। चीन को महसूस हुआ कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपनी चौकियां सीमा पर बढ़ा रहा है, तो उसने युद्ध के रूप में इसको लिया। और चीन ने कहा कि भारत की इस फॉरवर्ड पॉलिसी से ही हमें अंदेशा हुआ कि भारत तिब्बत पर आक्रमण करेगा और उसको आज़ाद करवा लेगा। तिब्बत को भारत से, चीन से आज़ाद करवा लेगा और उसको एक स्वतंत्र राज्य बना देगा। इसलिए चाइना कहता है कि हमने युद्ध शुरू कर दिया। तो इस बीच आ जाता है कि 20 अक्टूबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया
चीन ने, और इस अचानक हमले से भारत संभल नहीं पाया और चीन की जो सेनाएं थी वो काफ़ी अंदर तक भारत में आ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो चीन की सेनाएं हैं 3 दिन के अंदर अंदर ही अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को पार करके असम के मैदानी इलाकों तक पहुंच गए थे और अक्साई चीन पे तो उनका लगभग पहले कब्जा था ही। इस बीच भारत की सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका से भी सहायता मांगी और उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत सहायता देने का वादा किया, लेकिन ज़्यादा सी सहायता हमारी वो नहीं कर पाए। तो जैसे मैंने बताया कि भारत की सेना, चीन की सेना 4 दिन में नेफा जो है वो, इसको अरुणाचल प्रदेश के इलाके को नेफा कहा जाता था। तवांग एक ऐसी जगह है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और भारत का जो एक 3 त्रिकोण बनता है, वहाँ पर एक तवांग बहुत इम्पोर्टेंट जगह है युद्ध के मामले में वहाँ पर, और आसाम के तराई के इलाके वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद इसके साथ ही अक्साई चीन में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ रेसोंग कहते हैं, बैटल ऑफ रेसोंग जिसको कहते हैं। वहाँ पर एक बहुत भीषण युद्ध भारत की सेना और चीन की सेनाओं के बीच हुआ। यहाँ पर ये बात सोचने वाली है, दूसरे विश्व में ये पहला युद्ध था जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर 13,000 किलोमीटर से 17,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ों पर जहाँ सांस लेने की भी समस्या आदमी को आती है, वहाँ पर ये युद्ध लड़े जा रहे थे। तो अक्साई चीन में एक बहुत भारी युद्ध हुआ, किस किस के बीच, भारतीय सेनाओं के बीच और चीन की सेनाओं के बीच। भारत की सेनाओं के में 30th कुमाऊं ब्रिगेड के सैनिक वहाँ पर तैनात थे, जिनका जो अगुवाई थी वो मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, और भारत के पास मात्र वहाँ पर उस बटालियन में 123 सिपाही थे, और उन 123 सिपाहियों ने उस लड़ाई में चाइना के लगभग 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था। परंतु यहाँ यह बात नोट करने वाली है कि भारत के 123 में से 121 सैनिक शहीद हो गए थे और चाइना के 1000 से भी ज़्यादा सैनिक मार गिराए गए थे। इसमें मेजर शैतान सिंह की भी यहाँ पर शहादत हुई थी, और उनका जो शव है वो 2 साल बाद बर्फ़ में दबा हुआ भारत की सरकार को मिला, और भारत की सरकार ने उनको मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमारी सेनाओं ने युद्ध लड़ा, तो यह कहा जाता है कि लगभग 4000 और सैनिक जो थे, जो बाद में वहाँ पर गए थे, लगभग 4000 के आसपास सैनिक हमारे नहीं मिल पाए, कुछ बर्फ़ में वहाँ पर गुम हो गए, कुछ की मृत्यु होगी। इसके बाद ये तो एक बैटल थी, इसके बाद अन्य इलाकों पर भी जो युद्ध चल रहा था अक्साई चीन में, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान उस वक्त भारत का हुआ था, और अक्साई चीन के ज़्यादातर इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद चीन ने अचानक 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और इसके साथ ही एक 2 सूत्रीय योजना भारत के लिए भेजी, जिसमें पहला क्या था कि चीन की सेना 1 दिसंबर 1962 के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा का मतलब ये है कि जो नियंत्रण रेखा वास्तव में है, जो मैकमोहन रेखा है, उससे 20 किलोमीटर पीछे हम हट जाएंगे, और भारतीय सेना को भी 20 किलोमीटर पीछे हट जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि सीमा रेखा से 20 किलोमीटर पीछे चाइना की सेनाएं होंगी और 20 किलोमीटर इधर भारत की सेनाएं होंगी। कहने का मतलब कि जो सीमा रेखा है वो बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पर किसी भी देश की सेनाएं ना हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, उसका कारण एक ये था, ऐसे इलाकों पर अपने सैनिक रखना और युद्ध की स्थिति पैदा करना दोनों देशों के लिए खतरनाक थी, क्योंकि जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो, ठंड ही ठंड हो, तो वहाँ पर युद्ध करना किसी भी देश की सेना के लिए आसान नहीं होता, और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। सेना के पीछे हटने के बाद जो खाली क्षेत्र होगा उसमें चीन सरकार अपनी अर्धसैनिक चौकियाँ स्थापित करेंगे, और इन चौकियों के बारे में भारत को चीनी दूतावास के द्वारा सूचना दे दी जाएगी। चीन ने भारतीय सरकार को इन शर्तों को मानने के लिए कहा, परंतु अब भारत की सरकार का क्या रवैया था। विपरीत स्थितियां होने के बावजूद भी भारत की सरकार ने इस 2 सूत्रीय कार्यक्रम को नहीं माना, और
इस के लिए वार्ता के लिए भी भारत की सरकार तैयार नहीं हुई। तो इसके बाद युद्ध विराम हुआ और भारत और चीन के बीच एक कोलंबो प्रस्ताव, कोलंबो जो हमारी श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ पर एक मीटिंग अरेंज की गई। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, ये सब वही देश हैं जो नेहरू जी के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के साथ थे। उन्होंने सबने मिलकर भारत और चीन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। इन सभी देशों के प्रयास से दिसंबर 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इन दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तो कोलंबो प्रस्ताव क्या कहता है कि यह युद्ध विराम का जो समय है दोनों देशों के लिए शांति स्थापित करने के लिए उचित समय है। चीनी क्षेत्र में के जो सैनिक, चीन के पश्चिमी क्षेत्र में जो अपनी सैनिक चौकियां हैं वो 20 किलोमीटर कह रहा है चीन पीछे हटा लेगा। भारत अपनी वर्तमान स्थिति कायम रखे। विवाद का अंतिम हल निकलने तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र असैनिक होगा। कहने का मतलब जो चीन की सेनाएं भारत में घुस आई थी उसको हम खाली कर देंगे, लेकिन भारत के भी सैनिक वहाँ पर नहीं होंगे। उसको गैर सैनिक चौकियाँ वहाँ पर निगरानी करेगी। अब कोलंबो प्रस्ताव में दोनों देशों ने उस वक्त तो हाँ कर दी कि ठीक है, ये प्रस्ताव ठीक है, हम दोनों इसको मानते हैं। लेकिन बाद में चीन के द्वारा कुछ शर्तें इसमें जोड़ दी गई, यह कहकर अगर भारत ये शर्तें मानेगा तो मैं इस कोलंबो प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य होऊंगा, नहीं तो मैं कोई बाध्य नहीं होऊंगा। कहने का मतलब ये है कि चीन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि भाई मैं ज़्यादा सा भारत की और भारत की जनता की कोई फिक्र नहीं करता या इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कोलंबो प्रस्ताव भी मेरे लिए कोई ज़्यादा सा मायने नहीं रखता, तो मुझे कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। इसलिए अगर भारत ये शर्तें मानेगा तो मैं भी ये शर्तें, ये कोलंबो प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि चीन कितना सीरियस था कोलंबो प्रस्ताव को लेकर। अब बात आ जाती है भारत चीन युद्ध और जो विश्व की दो शक्तियाँ थी उनका क्या रवैया रहा। अमेरिका ब्रिटेन जो था वो भारत ने उनसे सहायता मांगी। क्यों मांगी हमने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता? क्योंकि जो चीन था वो सोवियत संघ के कहीं ना कहीं नज़दीक था, दोनों में कम्युनिस्ट सरकार थी, तो दोनों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा थी। परंतु भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगी तो उन्होंने आश्वासन तो दिया सहायता करने का। तो इसके बाद सोवियत संघ इस घड़ी में तटस्थ बना रहा। तटस्थ बना रहने का मतलब है ना तो उसने भारत का साथ दिया ना उसने चाइना का साथ दिया। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सोवियत संघ ने इस युद्ध में थोड़ा सा चाइना की तरफ झुकाव रखा था। यहाँ पर देखो अब ये दोनों शक्ति गुट जो थे विश्व के, इनके साथ क्या समस्या थी उस वक्त। जैसे यहाँ पर इस तरफ भारत और चीन के बीच युद्ध था, उस वक्त इन दोनों शक्ति गुटों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में चल रहा था। ये दोनों महाशक्तियाँ वहाँ पर व्यस्त थी, वहाँ पर बिजी थी क्यूबा मिसाइल संकट में। और क्यूबा मिसाइल संकट में बिजी होने की वजह से इन दोनों शक्तियों ने ज़्यादा सा इस युद्ध पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर भी परमाणु युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, आपसी टकराव बहुत ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच हो गया था। तो इसलिए भी इन दोनों महाशक्तियों ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया था कि हम अपने ही झगड़े में उलझे हुए हैं, इस भारत और चीन के बीच का युद्ध ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उनका यह रवैया था। अब हम यहाँ पर देखिए भारत चीन युद्ध से भारत की छवि पर क्या क्या प्रभाव पड़े। इससे पहले मैं इस यहाँ पर जो हमने एक एक्स्ट्रा बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस बीच हम ये देखें कि चीन के युद्ध से हम हार गए थे। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस हार के क्या क्या मुख्य कारण रहे होंगे भारत के लिए। तो देखो पहला तो बात ये था कि भारतीय जो सैनिक थे इतनी ऊंची जगह पर और ठंडी जगह पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी थी हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे और चीन के पास बहुत आधुनिक हथियार थे जो उनको रसिया से मिल रहे थे।
इसलिए मैंने कहा था कि रसिया जो है वो चाइना की तरफ झुकाव पर था। रसिया ने चाइना को AK-47 जो उन दिनों में नई राइफ़ल लॉन्च हुई थी और बहुत दूर तक की मार की राइफ़ल थी, तो AK-47 जो थी वो चीन ने रूस से प्राप्त करी थी। और उसके बाद हमारे सैनिकों के पास ऐसे बर्फीले इलाकों में रहने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे, और ऐसी बर्फ़ की चोटियों पर जब आप जाते हैं तो आपको सनग्लासेस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी बर्फीली चोटियों में सनग्लासेस नहीं पहनेंगे तो सूरज की किरणें जब बर्फ़ पर पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में पड़ती है तो सैनिकों की या लोगों की आंख की रोशनी चली जाती है। वहाँ पर लड़ना बिना सनग्लासेस के पॉसिबल नहीं है। तीसरा, इसमें एक मुख्य बात यह भी थी कि भारत के पास सप्लाई रूट नहीं थे। सप्लाई रूट का मतलब ये होता है कि पीछे से युद्ध सामग्री सीमावर्ती इलाकों में पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा सी सुविधा नहीं थी। चीन ने कर ली थी, जैसा अक्साई चीन के मामले में था। चीन ने वहाँ पर सड़क बनाकर इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया था, इसलिए भी चीन को बढ़त हासिल हुई। तो अब मैं दोबारा इस बात पर आता हूँ कि भारत चीन युद्ध और भारत की छवि कैसी रही। देखो, भारत चीन युद्ध से भारत की छवि में बहुत गहरा धक्का हमें लगा था, भारत के अंदर भी और विदेशों में भी। चीन युद्ध से भारतीय स्वाभिमान पर गहरी चोट पहुंची थी और इसके साथ ही भारत के अंदर राष्ट्रीय भावना में एक बहुत बड़ा उछाल आया था। इस युद्ध के कारण सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया था या फिर अवकाश ग्रहण कर लिया था। तो चीन युद्ध से नेहरू जी के जो नज़दीकी थे और रक्षा मंत्री थे उस वक्त के VK कृष्ण मेनन, उनको भी अपना मंत्री पद का छोड़ना पड़ा था। नेहरू की छवि धूमिल हो गई थी क्योंकि नेहरू जी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि चीन हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, और उनकी सरकार के खिलाफ पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर बहस हुई। और इस युद्ध के तुरंत बाद कुछ इलाकों में उपचुनाव होने थे देश में, और उन उपचुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। अब इस युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर यह बात भी सोचने की है। भारत चीन संघर्ष का जो असर है वो भारत के विपक्षी दलों पर पक्ष पे तो पड़ना ही था, विपक्षी दलों पर भी पड़ा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में इस बीच फूट पड़ गई। इस युद्ध के दौरान सोवियत संघ और भारत के बीच बढ़ते मतभेद को देखते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें बड़ी उठापटक हुई। सोवियत संघ का पक्षधर जो खेमा था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा, और उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए इस संकट के समय में। परंतु उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो चीन के पक्षधर थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नाम से उन्होंने अलग पार्टी बना ली, CPIM, जो चीन के पक्ष में थे। और CPIM बनाने के बाद भारत की सरकार ने बहुत सारे इस पार्टी के नेताओं को देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तार भी किया, क्योंकि युद्ध के समय ये कहते हैं कि उन्होंने चीन का साथ दिया था। और इसके बाद भारत ने जो भारत के पूर्वी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम है, इनमें भी बदलाव लाने शुरू किए। तो इस युद्ध के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों का भी पुनर्गठन किया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें अब विधानसभा के चुनाव करवाने का भी अधिकार उन राज्यों को दे दिया गया। थैंक यू।